सोचिए, आपने आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया जमा किया हुआ है और ये काफी सालों के मेहनत के बाद ये आपके फ्यूचर सेविंग के लिए और कोई भी इमरजेंसी पर्पज के यूज के लिए आपने रखा हुआ है। लेकिन जब आपके बैंक के एप्लीकेशन पे लॉग इन करते हो तो आपको एक मैसेज दिखता है कि आपके अकाउंट एक्सेस हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड। कि इसका मतलब आपका पैसा कहीं नहीं गया हुआ है, आपके अकाउंट का एक्सेस फ्रीज कर दिया गया है, तो आप आपके जो पैसा है वो आप यूज नहीं कर सकते हो। सिमिलर सिचुएशन आप 100x बड़ा सोचोगे तो कोई एक देश के लिए जब भी एक सैंक्शन लगता है तो सिमिलर सिचुएशन 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुआ उसके बदले रशिया की जो $300 बिलियन के यूएस डॉलर रिजर्व्स था वो उसको यूज करने के लिए मना कर दिया गया, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया। उसका मेन कारण जो था वो यूएस डॉलर ही था। अभी रिसेंट टाइम 2025 के डेटा के हिसाब से दुनिया के 89% जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है ग्लोबल ट्रेड लेवल वो यूएस डॉलर में ही होता है और बाकी 59% ऑफ टोटल सेंट्रल बैंक रिजर्व जो है वो यूएस डॉलर में ही है। तो सवाल यही उठता है, क्या यूएस डॉलर एक पावरफुल करेंसी है या फिर ये एक पावरफुल फाइनेंशियल वेपन है कोई भी देश के अगेंस्ट यूज करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे 1944 में कैसे यूएस डॉलर सारे दुनिया की करेंसी का एक राजा जैसा बन गया। सेकेंड, जो गोल्ड का सिस्टम था वो कैसे खत्म हो गया और रिसेंट टाइम में बाकी सारे करेंसीज कैसे धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। ऑयल यूएस डॉलर को कैसे सेव किया, ये सारे आंसर्स वीडियो में आगे देखते हैं। सरफेस से नहीं, शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला जो मेजर रीजन देखते हैं, जैसे यूएस डॉलर सारा दुनिया की करेंसी का किंग बना 1944 ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट। 1930 जब ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था उसके बाद धीरे धीरे सारे कंट्रीज अपना जो करेंसी था उसको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वीक करते गए। जब ये करेंसी को वीक करते गए तब क्या हुआ, ग्लोबल ट्रेड काफी टेंशन में था। उसके चलते 1944 जुलाई में 44 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें यूके, यूएस, कनाडा, जापान, इंडिया, चाइना, सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मिलके एक मीटिंग किए। मीटिंग जो हुआ वो ब्रिटेन वुड्स यूएस की न्यू हेमिस्फीयर एक रीजन में ही हुआ था। उसी मीटिंग में ये लोग डिसाइड किए, तीन मेजर चीजें डिसाइड किए। फर्स्ट थिंग कि यूएस जो डॉलर है वो एक अंकर करेंसी बनेगा सारा दुनिया का। सेकेंड, 1 ट्राई आउंस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू $35, जिसका अराउंड 30 ग्राम होता है पर ट्राई आउंस, और आज के जो वैल्यू है वो $5,000 के आसपास है। उस टाइम पे 1 ट्राई आउंस इज इक्वल टू $35 था। थर्ड, सारे बाकी जो इकोनॉमीज है वो सारे डॉलर को अपने करेंसी से लिंक करेंगे। और भी दो बड़े डिसीजन लिए गए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूएस कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन आपके मन में ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि यूएस डॉलर, बाकी सारे भी इकोनॉमीज थे, यूएस डॉलर को क्यों चुना गया। जब 1944 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बाकी जो कंट्रीज थे उसके कंपैरिजन में यूएस एक काफी बड़ा इकोनॉमिस्ट था, उसके पास काफी मिलिट्री पावर था और वो भी विनर होके आ चुका था। उसी टाइम पे जापान और बाकी यूरोप के जो कंट्रीज थे वो वर्ल्ड वॉर के बाद ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद कुछ था ही नहीं उनके पास। और बाकी उसी टाइम पे यूएस के पास गोल्ड रिजर्व जो था वो सारा दुनिया का 70% गोल्ड रिजर्व यूएस के पास था। उसी टाइम पे गोल्ड मतलब यूएस डॉलर हो गया और यूएस डॉलर मतलब गोल्ड हो गया। मतलब आप यूएस डॉलर देके गोल्ड ले सकते हो, गोल्ड देके यूएस डॉलर भी ले सकते हो। ये एक अच्छा खासा सिस्टम 1970-71 तक चला और वो सिस्टम काफी रोबस्टली 25 इयर्स तक चला। नेक्स्ट जो हम देखेंगे 1971 निक्सन शॉक के बारे में देखेंगे। 1960 एंड तक यूएस ने काफी हेवी अमाउंट स्पेंड किया वियतनाम के वॉर के ऊपर। ग्रेट सोसाइटी स्कीम काफी सारे थे जिसके चलते लोगों को फ्री मनी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जैसे इंडिया में लाडली बहना हो गया, सुभद्रा योजना हो गया, इसे काफी सारे स्कीम्स लॉन्च किए थे जिसके चलते उनका जो इन्फ्लेशन था काफी बढ़ गया और जिसके चलते उन लोगों ने क्या किए, डॉलर को ज्यादातर प्रिंट करते गए विदाउट गोल्ड सपोर्ट। तो बाकी जो कंट्रीज थे उनका कॉन्फिडेंस जो यूएस डॉलर के ऊपर था वो धीरे धीरे कम होता हुआ गया, तो उन्होंने डॉलर देके गोल्ड लेते गए। ये होने के कारण उनके पास जो यूएस के पास 20,000 टन का जो गोल्ड रिजर्व था वो आधा से कम हो गया। ये होने के बाद लोगों के ऊपर जो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे यूएस डॉलर के ऊपर था वो घटता गया। ये मद्देनजर रखते हुए उस टाइम पे उनका जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, तब के उनका जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन करके, 1971 अगस्त 15 में उन्होंने डिसाइड किया गोल्ड का लिंकेज यूएस डॉलर से बंद हो जाएगा, तो आप यूएस डॉलर देके गोल्ड नहीं ले सकते हो।
तो इसके बाद क्या हुआ, अब देखोगे जो यूएस डॉलर गोल्ड के बैकिंग के साथ था वो एक फियाट करेंसी बन गया। फियाट करेंसी का मतलब गवर्नमेंट जब उसका वैल्यू रिकॉग्नाइज करेगा उसका वैल्यू रहेगा, नहीं तो नहीं। जैसे इंडिया में 2016 में डिमोनेटाइजेशन होने के बाद पुराने करेंसी नहीं चला, नया करेंसी चला, तो फिर गवर्नमेंट जब ये करेंसी को रिकॉग्नाइज कर दे उसका वैल्यूशिप चलता है। ये होने के बाद लोगों के मन में ये डाउट था कि शायद डॉलर का जो प्रोमिनेंस है वो कम हो जाएगा, लेकिन डॉलर के प्रोमिनेंस और बढ़ता गया, क्योंकि उसी टाइम पे जो यूएस का इकोनॉमी था वो काफी स्ट्रांग हो चुका था, उनके पास काफी एक बड़ा मिलिट्री पावर हो चुका था, और काफी बाकी सारे कंट्रीज के साथ जो ऑयल का ट्रेड होता था वो यूएस डॉलर में होता था, जिसके चलते जो यूएस डॉलर है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम, जिसमें हाउ ऑयल सेव द यूएस डॉलर। 1971 में यूएस डॉलर एक फियाट करेंसी बन गया है, मतलब कोई एसेट बैकिंग नहीं है, जिस गवर्नमेंट के बोलने पर वो करेंसी बन गया है, जिसके चलते यूएस के मन में ये एक डाउट था कि शायद कभी फ्यूचर में यूएस जो डॉलर है उसका प्रोमिनेंस कम हो सकता है, और लोगों का के भीतर जो कॉन्फिडेंस है यूएस डॉलर को लेके वो कम ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने एक सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। ऑयल उनका परफेक्ट सोल्यूशन था। क्या हुआ, उन्होंने तब के टाइम पे सऊदी के साथ एक डील स्टार्ट किया। सऊदी अरब तब के सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर था। उसी डील एक सिंपल था, जिसमें सऊदी अरबिया उसका जो ऑयल प्राइसिंग है और ऑयल जो सेल करता है वो यूएस डॉलर में ही करेगा, और उसके चलते जो रेवेन्यू आएगा उसका एक काफी बड़ा पोर्शन वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, और उसके बदले यूएस से उसको क्या मिलेगा, उसको मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू होता है उसको यूएस कंप्लीटली सपोर्ट करेगा। इसके चलते क्या हुआ, जितने सारे कंट्रीज थे सब कंट्रीज को ऑयल का रिक्वायरमेंट होता है, और ऑयल रिक्वायरमेंट के लिए उनको डॉलर चाहिए, तो इसीलिए सब कंट्रीज यूएस डॉलर का रिजर्व्स मेंटेन करते गए। जब रिजर्व्स मेंटेन करते गए धीरे धीरे यूएस डॉलर का डिमांड बढ़ता गया, और यूएस डॉलर एज ए परमानेंट करेंसी सब लोग को जरूरत पड़ा, तो धीरे धीरे यूएस डॉलर का एक प्रोमिनेंस मार्केट में काफी स्ट्रांग और परमानेंट रूप पे आ गया। इसी को भी लोग पेट्रो डॉलर सिस्टम बोलते हैं, और ये आज के जमाने में भी इसी सिस्टम भी चल रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, आज डॉलर कितना पावरफुल है वही देखते हैं। रिसेंट टाइम में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसको बीआईएस बोलते हैं, उसके डेटा के हिसाब से 89% ऑफ ग्लोबल फॉरेक्स ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में होता है। इसका मतलब वही हुआ 9 आउट ऑफ 10 फॉरेक्स ट्रांजैक्शन जो होता है वो यूएस डॉलर में ही होता है। और जो बाकी नेक्स्ट आईएमएफ के डेटा के हिसाब से आप देखोगे, रिसेंट टाइम में जो भी सारे जितने सारे सेंट्रल बैंक्स हैं उनका जो फॉरेक्स रिजर्व्स रखा हुआ है वो मोर देन 58% वो यूएस डॉलर में ही है। मानिए कि इंडिया का आरबीआई है, बाकी ईसीबी, बैंक ऑफ जापान, ये सारे जो कंट्रीज उनका सेंट्रल बैंक है उनका जो रिजर्व है 58% यूएस डॉलर में रहा है। और ये जो फिगर्स है 2000 के ईयर में 70% के आसपास था, लेकिन रिसेंट टाइम में यूएस के ऊपर भरोसा कम होते हुए डॉलर के ऊपर भरोसा जैसे कम हो रहा है, इसी के चलते बाकी सारे जो सेंट्रल बैंक्स है उनका डिपेंडेंसी जो यूएस डॉलर पे है वो कम हो रहा है। बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट आप एक देखोगे, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के हिसाब से मोर देन 50% जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है वो सारे यूएस डॉलर में ही होता है। तो इसके चलते आप समझ सकते हो यूएस डॉलर एक कंट्रोल नहीं, ये कितने बड़ा एक पावरफुल टूल है। अब देखते हैं डॉलर एज ए फाइनेंशियल वेपन कैसे यूज होता है। रशिया के एग्जांपल लेके इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम में जो एक मेजर नेटवर्क है वो स्वीप है, जो कि हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। एक सिंपल से एनालॉजी लेके समझते हैं। मानिए आप एक फ्रेंड को 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हो, व्हाट्सएप के थ्रू आप क्या करोगे, मैसेज भेजोगे उसको भेजने का कि मेरे को 10,000 रुपए चाहिए, ट्रांसफर कर देना। वो क्या करेगा, अपने बैंक अकाउंट से जाके आपको 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देगा। अभी आपने जो व्हाट्सएप यूज किया, व्हाट्सएप एज ए सिस्टम आपने यूज किया, लेकिन जो कि एक डिलीवरी सिस्टम जैसा काम करता है। व्हाट्सएप आपको पैसा नहीं भेजता है, बैंकों से जाके अपने आपका फ्रेंड दूसरे यूपीआई अकाउंट हो गया या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफर करता है। सिमिलर एनालॉजी से आप समझोगे, जब भी कोई बैंक, मानिए इंडिया का एसबीआई, स्टेट बैंक, जर्मन का डॉयचे बैंक से कोई कस्टमर के हिसाब से उसको पैसा चाहिए रहता है, तब क्या करेगा, उसको एक रिक्वेस्ट भेजेगा स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू, जिसके चलते उसको बोलेगा $10,000 का जो मनी है उसको ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद वो स्विफ्ट सिस्टम में उसके पास डिलीवरी हो जाएगा। देन उसके बाद डॉयचे बैंक क्या करेगा, एसबीआई इंडिया को $10,000 का ट्रांसफर करेगा। अब ये जो सिस्टम यूज हुआ उसमें आप देखोगे जो स्विफ्ट
ओनली एज ए डिलीवरी सिस्टम या फिर एज ए नेटवर्क ही यूज हुआ। स्विफ्ट इन डिफॉल्ट उसका एक ट्रांसफर मेथोडोलॉजी नहीं है। अगर मानिए कभी व्हाट्सएप बंद हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, जब भी बंद हो जाएगा तो फिर या फिर आप कॉल करके बता सकते हैं, दूसरा मीडियम आप चूज करके बता सकते हैं आपके फ्रेंड को 10,000 रुपए ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन स्विफ्ट जब भी कोई किसी को बैन करता है तभी उसके पास दूसरा मीडियम नहीं रहता है, क्योंकि स्विफ्ट का ग्लोबल नेटवर्क जो शेयर रहता है वो ऑलमोस्ट 90% अराउंड है। बाकी जो 3-4 नेटवर्किंग सिस्टम भी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिपेंडेंट रहते हैं स्विफ्ट के ऊपर, जिसके चलते वो लोग पैसा ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट के ऊपर डिपेंडेंसी रहता है। तो हम लोग ये अभी देखते हैं कि ये जैसे रशिया को उन्होंने जब भी सैंक्शन लगाया जिसमें $300 बिलियन का यूएसडी सैंक्शन के बाद रशिया ने यूज नहीं कर पाया। सिमिलरली हिस्ट्रिकली भी 2 और इवेंट हो चुका है जिसमें ईरान या फिर वेनेजुएला उन लोग के साथ भी सिमिलर सिचुएशन हो चुका है। जैसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री की चाहकर भी अपना पैसा ही यूज नहीं कर पाए, इसीलिए लोग इसको एक फाइनेंशियल वेपन मानते हैं डॉलर को, और ये एग्जांपल से हमने इजीली इसको देखा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डी डॉलराइजेशन के ऊपर। डी डॉलराइजेशन यानी रिसेंट टाइम में ये काफी एक बड़ा ट्रेंड रहा है। इसके चलते जो कंट्री वो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी था, धीरे धीरे डॉलर का डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, खुद के करेंसी करना स्टार्ट कर दिए। आप एग्जाम्पल के तरह से देखोगे, चाइना जो कि मेजोरिटी उसका ट्रेड जो ऑयल रिलेटेड होता है वो रशिया के साथ होता है, तो युआन रूबल रिलेटेड ट्रांजैक्शन तभी करते हैं। चाइना भी खुद के एक सिस्टम स्विफ्ट के अगेंस्ट एक खुद का सिस्टम शिप्स करके बनाया हुआ है, लेकिन उसका ग्लोबल मार्केट शेयर हार्डली अभी 3-4% है, और कई सारे मेजर ट्रांजैक्शन के लिए वो भी स्विफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है अभी करेंटली। नेक्स्ट आप रशिया का सीन देखोगे, रशिया के भी सेम सिनारियो है। अभी उनका जो मेजोरिटी ऑफ ऑयल रेवेन्यू आता है वो डॉलर से ही आता है, लेकिन उन्होंने चाइना के साथ युआन और रूबल ट्रांजैक्शन करता है, इंडिया के साथ रूपी रूबल ट्रांजैक्शन करता है, बट फिर भी जो उनका अल्टीमेट मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू आता है वो डॉलर से ही कमाया जाता है। नेक्स्ट आप इंडिया का सिनारियो देखोगे, इंडिया अब तक जितना ट्रांजैक्शन रशिया के साथ किया है रूपी रूबल से किया हुआ है, जिसके चलते थोड़ा जो ऑयल एक्सपोर्ट है और डॉलर का जो हैवी मात्रा में जो आउटफ्लो हो रहा था वो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अब तक मेजर चैलेंज जो इंडिया के पास है और बाकी कंट्रीज के पास है, वो रूपी तो ले लेते हैं लेकिन रूपी का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में रूपी का इतना यूटिलाइजेशन नहीं है। अभी मानिए आप कोई रूपी ले लिया तो रूपी लेके करेगा क्या, फिर इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, इसीलिए उसका अल्टीमेट पर्पज जो है अब तक अचीव नहीं हो पाया। रिसेंट टाइम में ब्रिक्स कंट्रीज भी एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक वो फाइनलाइजेशन नहीं हो पाया और लोग कंट्री के बीच में अभी भी इनिशियल फेज में वो चल रहे हैं। ब्रिक्स एजिन लाइक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड बाकी अदर कंट्रीज, ये लोगों ने अभी द यूनिट करके एक मेजर नया करेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके चलते उनका जो सेटलमेंट रहेगा वो म्यूचुअली रहेगा, प्लस उसका गोल्ड बैकिंग भी रहेगा। उसके साथ ये लोग स्विफ्ट के एक अल्टरनेटिव सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया हुआ है और इसके ऊपर प्रिलिमिनरी फेज पे काम चल रहा है। नेक्स्ट अब देखोगे आप रियलिटी चेक क्या है। अब तो डी डॉलराइजेशन बोलना इजी है, बट रियलिटी में क्या हो रहा है। डी डॉलराइजेशन एज ए कॉन्सेप्ट काफी फैंसी लगता है, बट अल्टीमेट रियलिटी में ये काफी हार्ड फैक्ट है, जो कि डॉलर को डी डॉलराइज करना काफी डिफिकल्ट होएगा। नेक्स्ट उनका देखोगे जो ट्रेजरी मार्केट है, यूएस का ट्रेजरी मार्केट $25 ट्रिलियन से ऊपर है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मार्केट है और काफी लिक्विड भी है, इसीलिए जो भी सेंट्रल बैंक है उनको इजी होता है इस ट्रेजरी में इन्वेस्ट करने का और मनी पार्क करने का। नेक्स्ट आप जो देखोगे उनका एक नेटवर्क इफेक्ट, मानिए कि यूएस इकोनॉमी इतना बड़ा है जिसके चलते काफी लोगों को जो पैसा उनके पास है वो हर दूसरे कंट्री में वो अवेलेबल है, इसीलिए उनका जो नेटवर्क इफेक्ट है काफी स्ट्रांग है, जिसके चलते कोई लोग दूसरे सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए काफी कॉस्टली अफेयर और कॉम्प्लेक्स अफेयर भी हो जाता है, इसीलिए वो जो डॉलर को डी डॉलराइज करना इतना आसान भी नहीं होगा आगे जा। रिसेंट टाइम में पेट्रो डॉलर डील कैंसिल हो चुका है, फिर खत्म हो चुका है करके एक र्यूमर भी आ रहा है, लेकिन अब तक आप देखोगे रियलिटी में या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से अब तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और रिसेंट टाइम में आप देखोगे जैसे WTI ऑयल का जो बेंचमार्किंग कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे WTI हो गया या फिर ब्रेंट क्रूड हो गया, सारे के सारे अभी तक भी डॉलर में डिनोमिनेटेड होता है। अब फाइनल कंक्लूजन ऑफ वीडियो में आप देखोगे रिसेंट टाइम में डॉलर के ऊपर हेवी प्रेशर रहा है। 8 से 10% 2025 में डॉलर टूट चुका है अगेंस्ट मेजर करेंसी जो है, लेकिन अब तक का जो डॉलर का डोमिनेंस है वो कहीं भी नहीं गया है, वो ऐसे ही ऐसे बरकरार है। अब रियलिटी में आप देखोगे डॉलर जो है वो काफी पावरफुल अभी भी बना हुआ है, और जब तक यूएस के पास जो मिलिट्री पावर है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनका फाइनेंशियल मार्केट इतना स्ट्रांग है, तो आने वाले टाइम पे भी इतना ओवरनाइट डॉलर को
डिथ्रोन करना इतना इजी नहीं रहेगा। जो सिस्टम पिछले 80 साल से वैसे चलता रहा है, उसको हटाने के लिए काफी एक लंबा टाइम लग सकता है। जो क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट किए थे कि डॉलर जो एक ग्लोबल करेंसी है या फिर फाइनेंशियल वेपन है, सच शायद दोनों के बीच में है, जो कि शायद आने वाले अगले 1-2 डिकेड में पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में जरूर पूछिएगा। दिस इज सी सुशांत साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।